डियर स्टूडेंट्स, मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज भोगना में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ठोसों के रूपांतरण तथा शंकु के, छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्रों का निगमन तथा उन सूत्रों के आधार पर संबंधित प्रश्नों को हल करने की विधि का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम ठोसों का रूपांतरण होता क्या है। रूपांतरण या परिवर्तन दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। उदाहरण के लिए ज्वेलर्स सोने की छड़ या बिस्कुट को आभूषण में परिवर्तित करता है, या लोहार लोहे के बड़े बड़े गुटकों से विभिन्न उपकरण बनाता है। तो हम देख रहे हैं कि यह ठोसों का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन है, अर्थात ठोसों का रूपांतरण है। यहाँ पर हम आयतन में कोई परिवर्तन हुए बिना ठोसों के रूपांतरण से संबंधित प्रश्नों को हल करने की विधि का अध्ययन करते हैं। इनको हम कुछ प्रश्नों की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि प्रश्न है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम देख रहे हैं कि कुएं से खोदी गई मिट्टी से एक चबूतरा निर्मित किया जाना है और कुएं का व्यास 7 मीटर है। अतः कुएं की त्रिज्या व्यास की आधी अर्थात 7/2 मीटर होगी। कुएं की गहराई h हमें 20 मीटर दी गई है। चूंकि कुआं बेलन के आकार का है, अतः कुएं का जो आयतन निकालेंगे, उससे निकलने वाली मिट्टी का जो आयतन होगा वो πr² h सूत्र से निकाला जाएगा। हम r और h के मानों को प्रतिस्थापित करने पर कुएं से निकलने वाली मिट्टी के आयतन की गणना करते हैं, जो कि हमें 770 घन मीटर प्राप्त होता है। चूंकि इस मिट्टी को परिवर्तित करके चबूतरा बनाया जाना है और चबूतरे की ऊंचाई हम मान लेते हैं कि h मीटर है। चबूतरे का आयतन कुएं से निकलने वाली मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। अतः हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन L × B × h होता है। हमें लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर दी गई है तथा ऊंचाई की हमें गणना करनी है। अतः 22 × 14 × h बराबर कुएं से निकलने वाली मिट्टी के आयतन के बराबर होगा, अर्थात हम इसको 770 के बराबर रख देंगे तथा इसकी गणना करने पर हमें h 2.5 मीटर प्राप्त हो रहा है, अर्थात चबूतरे की जो ऊंचाई होगी वह 2.5 मीटर होगी। इसी प्रकार एक अन्य प्रश्न को हम हल करते हैं कि विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के पिघलाने पड़ेंगे। इस प्रश्न को हम हल करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक सिक्के को एक घनाभ के रूप में हमें परिवर्तित करना है। माना चांदी के हमें n सिक्के पिघलाने पड़ेंगे। हम मान लेते हैं कि n चांदी के सिक्कों को पिघलाने पर दी गई माप का घनाभ प्राप्त होगा। हम प्रत्येक सिक्के की त्रिज्या ज्ञात करते हैं, क्योंकि व्यास हमें दिया गया है 1.75 सेंटीमीटर, अर्थात त्रिज्या 1.75/2 सेंटीमीटर, और उसको यदि हम हल करते हैं तो 7/8 सेंटीमीटर में प्राप्त होती है। प्रत्येक सिक्के की ऊंचाई हमें 2 मिलीमीटर दी गई है और मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो हम 10 से उसको भाग देते हैं और उसको सेंटीमीटर में परिवर्तित कर देते हैं और इस प्रकार ऊंचाई हमें 1.5 सेंटीमीटर प्राप्त हो रही है। हम एक सिक्के का आयतन निकालते हैं, क्योंकि सिक्का बेलन के आकार का है, तो बेलन का आयतन
का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे तथा प्रत्येक सिक्के का आयतन हमें निर्धारित मानों को रखने पर 77/160 घन सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। एक सिक्के का आयतन निकालने के बाद चूंकि हमें माना कि n सिक्के पिघलाने पड़ेंगे, तो n सिक्कों का कुल आयतन 77/160 गुणा n घन सेंटीमीटर होगा। अब हमें 5.5 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.5 सेंटीमीटर ऊंचा घनाभ बनाना है। अतः घनाभ का आयतन हम जानते हैं कि L × B × H होता है और निर्धारित मानों को यहाँ पर रखने पर हमें घनाभ का आयतन 192.5 घन सेंटीमीटर प्राप्त होता है। चूंकि n सिक्कों को पिघलाने के बाद घनाभ हमें प्राप्त होगा, तो सिक्कों का आयतन और घनाभ का आयतन समान होगा, अर्थात 77/160 n बराबर 192.5 रखने पर हम n के मान की गणना करते हैं, जो हमें 400 प्राप्त हो रहा है। अर्थात हमें दिए गए माप का एक घनाभ प्राप्त करने के लिए दिए गए माप के चांदी के 400 सिक्के पिघलाने पड़ेंगे। अब हम शंकु के छिन्नक की बात करते हैं। हम दैनिक जीवन में निम्न प्रकार की अनेक आकृतियां देखते हैं। ये आकृतियां किस रूप की हैं तथा किस प्रकार की हैं? हम कुछ गीली मिट्टी लेते हैं और एक लंबवृत्तीय शंकु बनाते हैं और इसे चाकू की सहायता से आधार के समांतर काट देते हैं। प्राप्त छोटे शंकु को हटा देने पर हमें किस प्रकार की आकृति प्राप्त हो रही है? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें तीसरी आकृति प्राप्त हो रही है, क्या यह आकृति ऊपर हमारे द्वारा देखी गई आकृतियों के समान है? निश्चित रूप से इन आकृतियों में एक समानता दिखाई दे रही है। अतः जब हम एक शंकु को उसके आधार के समांतर किसी तल द्वारा काटते हैं और तल के एक ओर बने शंकु को हटा देते हैं, तो तल के दूसरे ओर बचे हुए शंकु के भाग को शंकु का छिन्नक कहते हैं। शंकु के छिन्नक के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? अब हम शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र का निगमन करते हैं। यद्यपि कक्षा 10 के स्तर के छात्रों के लिए इस सूत्र को याद रखना तथा उसके आधार पर प्रश्नों को हल करना ही पर्याप्त है, किंतु शिक्षक साथियों की सुविधा तथा उच्च स्तर के छात्रों में अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर इन सूत्रों के निगमन को स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। हम शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मूल शंकु OAB के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में से काटे गए शंकु OCD के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को घटा देंगे और मूल शंकु से काटे गए शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को घटा देने के पश्चात हमें जो छिन्नक प्राप्त हुआ है उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। हम जानते हैं कि शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र πRL होता है और मूल शंकु की त्रिज्या R1 तथा तिर्यक ऊंचाई L1, जबकि काटे गए शंकु की त्रिज्या R2 तथा तिर्यक ऊंचाई L2 ली गई है। अतः शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल πR1L1 माइनस πR2L2 होगा। इसको हम समीकरण 1 से निरूपित कर देते हैं। अब हम त्रिभुज OPB तथा त्रिभुज OQD में देखते हैं कि कोण BOP कोण DOQ के बराबर है, क्योंकि यह एक उभयनिष्ठ कोण है। इसी प्रकार कोण OPB कोण OQD के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के कोण हैं, अर्थात समकोण हैं। हम समरूपता की एक कसौटी से कह सकते हैं कि त्रिभुज OPB और त्रिभुज OQD समरूप त्रिभुज हैं तथा हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अतः भुजा PB और QD का अनुपात भुजा OB और OD के अनुपात के बराबर होगा। अतः PB/QD बराबर OB/OD होगा तथा इन भुजाओं की माप को हम यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं और हमें R1/R2 बराबर L1/L2 प्राप्त हो रहा है।
हम चित्र से देख सकते हैं कि L1 बराबर L प्लस L2 है, अतः हम L1 के स्थान पर L प्लस L2 रख देते हैं तथा इसको यदि हम हल करते हैं तो R1 बटे R2 बराबर L बटे L2 प्लस L2 बटे L2 प्राप्त होता है। L2 से L2 को विभाजित करने पर हमें 1 प्राप्त होगा तथा हमें R1 बटे R2 बराबर L बटे L2 प्लस 1 प्राप्त होता है। हम 1 को पक्षांतर कर देते हैं और इसको हल करने के बाद R2 को लसापा लेते हैं और हल करते चले जाते हैं। वज्र गुणा के द्वारा हम L2 को R1 माइनस R2 बटे R2 के साथ ले आते हैं और पुनः R1 माइनस R2 बटे R2 जो गुणा में है उसको पक्षांतर करने पर वह भाग में जाता है और हर अंश में और अंश हर में परिवर्तित हो जाता है और हमें L2 बराबर L इंटू R2 बटे R1 माइनस R2 प्राप्त होता है, जिसको हम समीकरण 2 से निरूपित कर देते हैं। हम देख चुके हैं कि समीकरण 1 से छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R1 L1 माइनस पाई R2 L2 है और हम L1 के स्थान पर L प्लस L2 रख देते हैं, जो कि हम चित्र की सहायता से देख सकते हैं। अब हम समीकरण 2 से L2 का मान यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं और हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R1 गुणा L प्लस L और ब्रैकेट के अंदर R2 बटे R1 माइनस R2 माइनस पाई R2 L और ब्रैकेट के अंदर R2 बटे R1 माइनस R2 प्राप्त हो रहा है। हम प्रथम पद में L कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर हमें 1 प्लस R2 बटे R1 माइनस R2 प्राप्त हो रहा है। द्वितीय पद को हम अभी उसी रूप में लिख देते हैं। प्रथम पद में 1 प्लस R2 बटे R1 माइनस R2 में भिन्नों के रूप में हल करने पर R1 माइनस R2 हमें लसापा प्राप्त होगा तथा हमें हल करने पर ब्रैकेट के अंदर R1 माइनस R2 प्लस R2 बटे R1 माइनस R2 प्राप्त हो रहा है। R2 चूंकि एक बार ऋण और एक बार धन चिन्ह में है तो यह दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और हमें पाई R1 L गुणा R1 बटे R1 माइनस R2 माइनस पाई R2 L इंटू R2 बटे R1 माइनस R2 प्राप्त होता है। अब हम R1 और R2 को अंदर गुणा कर देंगे। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम R1 और R2 के अंदर गुणा करते हैं और हमें पाई L R1 स्क्वायर बटे R1 माइनस R2 माइनस पाई L R2 स्क्वायर बटे R1 माइनस R2 प्राप्त हो रहे हैं। और चूंकि अब हम पाई L को कॉमन लेते हैं तथा हर दोनों स्थितियों में समान है तो हमें पाई L R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बटे R1 माइनस R2 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हैं और अंश में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर की जगह R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2 लिख देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि R1 माइनस R2 से अंश और हर में जो R1 माइनस R2 वो एक दूसरे को काट देते हैं और हमें पाई L ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 प्राप्त हो रहा है, जो कि छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई R1 प्लस R2 गुणा L। अब छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को प्राप्त करने के लिए हम जानते हैं कि यदि हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ छिन्नक के दोनों वृत्ताकार सिरों अर्थात ऊपरी सिरे और निचले सिरे का क्षेत्रफल जोड़ दें तो हमें छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना के लिए सूत्र निगमित कर चुके हैं, अतः संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 स्क्वायर जो इसके ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल तथा प्लस पाई R2 स्क्वायर जो इसके निचले सिरे का क्षेत्रफल होगा। हम इनका योग कर देते हैं और हमें एक सूत्र प्राप्त होता है कि शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, जहां पर शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L
बराबर वर्गमूल h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर से परिकलित की जाती है। अब हम शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात करने के सूत्र का निगमन करते हैं। हम जानते हैं कि हमने मूल शंकु से एक छोटे शंकु को काटकर अलग किया है, अतः जो छिन्नक होगा उसका आयतन मूल शंकु के आयतन में से जो छोटा शंकु काटकर अलग किया है उसके आयतन को घटाकर हम छिन्नक का आयतन प्राप्त कर लेंगे। और हम जानते हैं कि शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात करने से पूर्व जो शंकु के आयतन का सूत्र होता है वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। और जो बड़े शंकु की त्रिज्या r1 और ऊंचाई h1 यहाँ पर ली गई है तथा छोटे शंकु की त्रिज्या r2 तथा ऊंचाई h2 ली गई है। अतः जो छिन्नक के आयतन के लिए हमें सूत्र निगमित करने के लिए एक विधि यहाँ पर अपनानी है, उसके लिए हमें इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा कि 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 माइनस 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। और इसको हम समीकरण 1 से निरूपित कर देते हैं। हम त्रिभुज OPB और त्रिभुज OQD को पूर्व में समरूप सिद्ध कर चुके हैं और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, अतः PB और QD भुजा का अनुपात OB और OD भुजा के अनुपात के बराबर होगा तथा इन भुजाओं का मान रखने पर हमें r1/r2 बराबर h1/h2 प्राप्त हो रहा है। पुनः हम जानते हैं कि h1 बराबर h प्लस h2 जो कि हम यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं, तो हम h1 के स्थान पर h प्लस h2 रख देते हैं और गणना करने के पश्चात आगे के चरणों में हमें इस तरह से ये मान प्राप्त होते चले जाते हैं। हम पुनः लघुत्तम समापवर्तक लेते हुए इसको हल करते हैं और हमें इस प्रकार r1 माइनस r2/r2 बराबर h/h2 तथा पुनः इसको अलग अलग करने पर h2 का हम एक मान निकाल देते हैं जो हमें h × r2/r1 माइनस r2 प्राप्त होता है तथा इसको हम समीकरण 2 को से निरूपित कर देते हैं। अब समीकरण 1 से हम छिन्नक का आयतन देख चुके हैं कि 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 माइनस 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 है। हम h1 के मान को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं और समीकरण 2 से h2 के मान को भी प्रतिस्थापित कर देते हैं। पुनः पूर्व की भांति हम 1/3 पाई r1 स्क्वायर h को पहले के चरण में कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में h है तो हम h को बाहर ले लेते हैं और दूसरे पद को हम उसी रूप में नीचे लिख देते हैं। पुनः लघुत्तम समापवर्तक लेने पर और उसे भिन्नों के रूप में हल करने पर हमें 1/3 पाई r1 स्क्वायर h इंटू ब्रैकेट के अंदर r1 माइनस r2 प्लस r2/r1 माइनस r2 प्राप्त हो रहा है और दूसरे पद को हम पुनः उसी रूप में नीचे लिख देते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फिर r2 ऋणात्मक और r2 धनात्मक दोनों एक दूसरे को काट देंगे और हमें 1/3 पाई r1 स्क्वायर h ब्रैकेट के अंदर r1/r1 माइनस r2 माइनस 1/3 पाई r2 स्क्वायर h ब्रैकेट के अंदर r2/r1 माइनस r2 प्राप्त होगा। अब हम पहले और दूसरे पद में r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर के अंदर गुणा करते हैं और हमें 1/3 पाई h r1³ माइनस r2 माइनस 1/3 पाई h r2³ माइनस r2 प्राप्त हो रहे हैं। और यदि हम 1/3 पाई h को कॉमन ले लें, क्योंकि दोनों पदों में r1 माइनस r2 हर के रूप में समान है, तो हमें 1/3 पाई h ब्रैकेट के अंदर r1³ माइनस r2³ माइनस r2 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर पुनः हम सर्वसमीका a³ माइनस b³ का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होता है। यहाँ पर a के रूप में r1 तथा b के रूप में r2 है और हम इस तरह से सर्वसमीका के माध्यम से इसको हल करते हैं। हम देखते हैं पुनः r1 माइनस r2 से अंश और हर में r1 माइनस r2 कट जाते हैं और हमारे पास 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 प्राप्त होता है। अतः शंकु के छिन्नक के आयतन का सूत्र हमें
प्राप्त हो चुका है कि शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई h गुणा r1² प्लस r2² प्लस r1 r2। अब हम कुछ प्रश्नों की सहायता से इसको और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। हम देख रहे हैं कि हमें दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास दिए गए हैं और गिलास की ऊंचाई दी गई है। तो चूंकि शंकु के छिन्नक के रूप में यह गिलास हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम इसके दोनों सिरों की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। व्यास को 2 से भाग देने पर हमें r1 बराबर 2 सेंटीमीटर तथा r2 बराबर 1 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है और गिलास की ऊंचाई हमें जैसे कि कह चुके हैं कि 14 सेंटीमीटर दी गई है। हम गिलास के आयतन अर्थात शंकु के आयतन का सूत्र यहाँ पर प्रयोग करते हैं कि शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई h r1² प्लस r2² प्लस r1 r2 तथा इन मानों को इस सूत्र में प्रतिस्थापित करने पर हम गणना करते हैं तथा हमें गिलास का आयतन 308/3 घन सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है, जिसको और सरल करने पर हमें 102 से ही 2/3 घन सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। अतः गिलास की धारिता बराबर 102 से ही 2/3 घन सेंटीमीटर हमें यहाँ पर उत्तर के रूप में मिल गई है। एक अन्य प्रश्न की सहायता से हम इसको स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप अर्थात परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर छिन्नक की जो तिर्यक ऊंचाई है वह दी गई है और वृत्तीय सिरों के परिमाप दिए गए हैं अर्थात परिधियां दी गई हैं। चूंकि छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई हमें 4 सेंटीमीटर दी गई है और वृत्तीय सिरे की परिधि, क्योंकि हम जानते हैं कि परिधि वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है और बड़े सिरे की परिधि को हम 2 पाई r1 18 सेंटीमीटर मान लेते हैं, अतः पाई r1 बराबर 9 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार दूसरे सिरे की वृत्तीय परिधि को हम 2 पाई r2 मानते हैं जो कि 6 सेंटीमीटर दी गई है और 2 से भाग देने पर पाई r2 बराबर 3 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वह पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू l होता है और इन मानों को हम इस सूत्र में प्रतिस्थापित करते हैं। हम पाई के अंदर गुणा करते हैं तो पाई r1 प्लस पाई r2, क्योंकि इसका मान हम ऊपर निकाल चुके हैं, इनके सीधे सीधे मान रखने पर हमें 9-3 गुणा 4 और इसको हल करने पर हमें 48 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। अर्थात छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 48 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करेंगे तथा चैनल मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।